गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप? आज हम एक टॉपिक नया पकड़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया। क्या उनकी कंडीशंस हैं? सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनमें? बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है उनमें? ठीक है। और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इंडिया में? कहाँ कहाँ ट्राइबल्स आपको देखने को मिलते हैं? और उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? सोशल सिस्टम कैसा है? ठीक है। लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की? तो पहले सबसे पहले जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी एक ना फिक्स्ड एक ज्योग्राफी होती है, यहाँ पे वो रहते हैं। तो एक एक रीजन होगा कॉमन, एक टोपोग्राफी होगी। वहाँ पे वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो उस रीजन को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है। और उनमें एक यूनिटी होती है, मेंबर्स होते हैं ट्राइब्स के। एक ही रीजन में रहने की वजह से उनकी आपस में यूनिटी रहती है। और वो बेसिकली ट्राइबल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो जब उनको पार्टनर सीक करना हो मैरिज के लिए, तो वो अपने ग्रुप के अंदर ही मैरिज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइब जो है वो एक एंडोगेमस ग्रुप है, मींस ट्राइब्स के लोग अपने ही ट्राइब में मैरिज करते हैं। देन और जो मेंबर्स होते हैं ट्राइब्स के, उनमें ब्लड रिलेशनशिप होता है। और और वो ब्लड रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है, खून की रिश्तेदारी है आपस में, तो वही वजह से उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनका एक अलग से सिंपल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जो उनको जो ट्राइब को मैनेज करता है। ठीक है। तो ट्राइब का एक हेड होगा जिसको हम चीफ्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो ट्राइब का जो हेड होगा, तो उसमें अगर ट्राइब बड़ा है तो उसमें एक ट्राइबल कम्युनिटीज भी होंगी। और ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी, वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट के लिए, ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए फंक्शन करेंगे। ठीक है। और इग्लिटेरियन वैल्यूज रहती है उनकी। तो वो क्या ट्राइब है वो प्रिंसिपल पे जो इक्वालिटी पे वो बिलीव करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी कोई इनइक्वालिटीज नहीं होती है, क्योंकि वुमेन मैन वुमेन वो एक जैसा स्टेटस वो उनका रहता है। तो हाँ, जो चीफ होता है उनको एक थोड़ा सा अलग से रखा जाता है। ठीक है। और रिलीजन भी अगर हम बात करें तो वो उनका सिंपल रिलीजन बिलीफ होता है, सिंपल फॉर्म होता है रिलीजन का। ठीक है। तो ये सारी थी सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। ओके गाइस, तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें सोशियो और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि सोशली वो कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक के बारे में। तो अब आपने नाम सुना होगा एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी और बी के राय, ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने फीचर्स को एक्सप्लेन किया जो कि ट्राइबल इकोनॉमीज को डिस्कस करते हैं। तो वो जैसे उनकी इकोनॉमी कैसी है, अब देखिए वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्राइब्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल जुआंग्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, याद रखना, बिरहोर्स ऑफ छोटा नागपुर एंड जुआंग्स ऑफ ओडिशा, ये एक फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है। और जैसे इनका जो टेक्नोलॉजी होती है वो सिंपल होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिरहोर,
बिरहोर कहाँ पे रहते हैं, याद रखना छोटा नागपुर पे रहते हैं। और बिरहोर क्या है, एक सिंपल हंटिंग करते हैं वो। हंटिंग के लिए वो क्या, मतलब एक ऑर्डिनरी उनके पास नाइफ रहती है, ठीक है वो। और बेसिकली वो रोप्स भी बनाते हैं, वो मैनुअली ही रोप्स बनाते हैं, है ना, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है उनकी, है इनके पास। तो अब जैसे उनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, गुड्स बार्टर सिस्टम के साथ वो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एक कॉपरेशन यूनिट का काम करती है, कोऑपरेटिव यूनिट का काम करती है, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव यूनिट, जैसे मुंडा है, ओरवान्स है, संथल्स हैं, ये साथ में रहते हैं, कोऑपरेट करके रहते हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिकली पीरियोडिकल मार्केट्स भी होते हैं इनके, पीरियोडिक टाइम के बाद मार्केट्स भी दिखाते हैं। ये इकोनॉमी का डिस्कस कर रहा हूँ, देखो इकोनॉमी में एक तो और दूसरा आ जाएगा, इनमें सेरेमोनियल एक्सचेंज होती है, इनमें गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं जिसको हम सेरेमोनियल एक्सचेंज कहते हैं, जिसके मुंडा हो, ओरवान, मुंडा हो, मुरवान एंड मुंडा एंड खरिया। तो ये क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स जो हैं, ये क्या करते हैं, तो ये उनका आपस में सेरेमनी सेरेमोनियल एक्सचेंज एक्सटेंड करते हैं, गिफ्ट ये एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप टोडास, टोडास हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बुफेलोस घी, बुफेलो घी ये प्रोवाइड करते हैं किसको, कोटास को, ठीक है। और कोटास क्या करते हैं, कोटास इनको इनको पॉट्स देते हैं, इनको नाइफ्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मैं बडग्गा की एग्जांपल देता हूँ। बडग्गा क्या करते हैं, तो कोटास क्या करते हैं, इनको इनको ग्राम्स देते हैं, इनको क्लॉथ्स देते हैं। और लेकिन बडग्गास क्या करते हैं, इनको सोर्सरीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोटास जैसे म्यूजिक पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, नाइफ्स प्रोवाइड करते हैं, आयरन सील्स प्रोवाइड करते हैं, किनको, कुरुम्बा को भी प्रोवाइड करते हैं। और कुरुम्बा क्या करता है, ग्रेन्स और एनिमल्स जो है वो इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये पीरियोडिक मार्केट्स भी लगती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं, तो ठीक है, तो ये आपस में एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स है, जैसे टोडास है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, वो घी एक्सचेंज करेंगे दूसरे ट्राइब्स के साथ, जैसे कोटास के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो और कोटास जो है वो क्या करते हैं, वो इनको पोर्ट्स दे देंगे, इनको नाइफ्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही बदगास, बडगास क्या करते हैं, बडगास को ये बडगास सोर्सरी सर्विस देते हैं कोटास को, ठीक है। तो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोटास जो है वो सेम चीज़ें, इनको नाइफ्स प्रोवाइड कर देंगे, है ना, सेरिमोनियल म्यूजिक इनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और क्लोथ्स प्रोवाइड कर देंगे, ग्राम्स इनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये हम ट्राइबल इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो सिंपल इनकी इकोनॉमी रहती है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाइफ्स होता है, सिंपल एक्सी होता है, तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका आपस में जैसे सेरेमोनियल एक्सचेंज रहता है ना। और इनका पीरियोडिक मार्केट्स लगता है, इनका रेगुलर तो मार्केट जो है ना, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं दूसरे ट्राइब्स के साथ, ठीक है। तो इनमें सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें जो प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता उनमें, सेरेमोनियल एक्सचेंज रहता है, प्रॉफिट मोटिव का उनमें होता नहीं है। तो बेसिकली ये इनकी इकोनॉमी जो है वो फॉरेस्ट पे बेस्ड है, क्योंकि ये फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से भी अपनी लिवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं। जैसे जुआंग्स हैं, ठीक है, जुआंग्स उड़ीसा के हैं, ठीक है। एक दिया मैंने एग्जांपल बिरहोर्स ऑफ छोटा नागपुर। तो ये सारा इनका फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो ये सोशल करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये
मिल जाते हैं आपको ट्राइब्स। फॉर एग्जांपल एलपी विद्यार्थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने क्लासिफिकेशन को की ट्राइब्स की। हिमालयन रीजन के ट्राइब्स हैं, जैसे मिडिल इंडिया में ट्राइब्स रहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में ट्राइब्स रहते हैं, साउथ इंडिया में ट्राइब्स रहते हैं, आइलैंड्स में ट्राइब रहते हैं। तो एलपी विद्यार्थी ने क्लासिफिकेशन की इनकी ट्राइब्स की ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ठीक है, तो इनका क्या क्लासिफिकेशन जो की वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर की, उनका सोशियो इकोनॉमिक देखा, उनका उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न देखा, एथनिक फैक्टर्स देखा, रेशियल फैक्टर्स देखा। ठीक है, तो अब बात करें हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं हिमालयन रीजन में? आपको मैं एक गारोस जो है वो रहते हैं हिमालयास में, खासिस हिमालयन रीजन में रहते हैं। ठीक है, गारोस एंड खासिस। ओके, देन उसके बाद मिडिल इंडियन रीजन की बात करें, मिडिल में कौन कौन रहता है? जुआंग्स हैं, वो रहते हैं। ठीक है, जुआंग्स उड़ीसा में रहते हैं। ओके, फिर मुंडास, हो, संथल, गोंड्स, ये रहते हैं मिडिल इंडिया रीजन में। अब वेस्टर्न इंडिया की बात करें, वेस्टर्न इंडिया रीजन में बात करें, तो यहाँ पे रहते हैं ट्राइब्स, बिल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, और गोंड्स यहाँ पे मिलेंगे। बिल्स, गोंड्स, मीनास यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपको ट्राइब वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। अब साउथर्न इंडिया रीजन में ट्राइब्स की बात करें, यहाँ पे आपको मिलेंगे कोटास, आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे टोडास मिल जाएंगे। ठीक है, बडग्गा बदग्गास मिल जाएंगे आपको, कडार्स मिल जाएंगे साउथ इंडियन रीजन में। अब आइलैंड रीजन है, आइलैंड रीजन में कहाँ पे मिलेंगे? ये अंडमान एंड निकोबार में मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है कहाँ पे? इन द बे ऑफ बंगाल में है। और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। तो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन से हैं वो जारवास मिल जाएंगे आपको, ओंजिस मिल जाएंगे, ग्रेट अंडमानीज मिल जाएंगे, नॉर्थ सेंटिनेलीज मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। गारो खासीस कहाँ मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे हिमालयन रीजन्स में। देन सेंट्रल रीजन में कौन कौन ट्राइब्स आपको मिलेंगे? मुंडास, हो, संथल। ओके, ये आपको मिल जाएंगे सेंट्रल रीजन में। अब वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे? बिल्स आपको मिल जाएंगे, मीनास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडियन ट्राइब्स में कौन कौन से ट्राइब्स रिसाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल टोडास हैं, बडग्गास हैं। ओके, तो ये आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आइलैंड रीजन में आपको मिल जाएंगे नॉर्थ सेंटिनेलीज, अंडमान एंड द ग्रेट अंडमानीज। ओके, हंजस, जरावास। तो इस तरह से ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या डिस्कस किया? सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जैसे फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है इनकी, सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सेरेमोनियल एक्सचेंज इनका आपस में रहता है। फिर इनका जो है जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी ये एंडोगैमस ग्रुप है। सिंपल इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्योंकि चीफ इनका हेड होता है। ठीक है, इक्लिटेरियन सोसाइटी होती है, मींस इनमें इनइक्वालिटीज कम ही होती हैं, तो इक्वल ही होते हैं, इक्वल स्टेटस के होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव यूनिट एज ए कोऑपरेटिव यूनिट भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हमने डिस्कस किया गाइस। तो हम इसके साथ ही हम आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। ओके गाइस, तो मैं साइड्स जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसको, जैसे कि आप जानते हैं, डिफरेंट फेसेस में डिवाइड करते हैं।
ठीक है। तो मैं आपको साइट्स के बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड की। तो अब लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में साइट्स, लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड से जो बिलोंग करती हैं साइट्स, वो साइट्स आपको कहाँ कहाँ को देखने को मिलेगी। डिडवाना जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है। भीमबेटका जो कि नर्मदा में है। सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। तो आपको मिल जाएगी भीमबेटका जो है वो, ये इसको हम नर्मदा कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल पैलेयोलिथिक साइट्स, तो इसमें आता है नेवासियन कल्चर। या जिन्हें साइट्स याद करनी है, इनकी एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है अपर पैलेयोलिथिक पीरियड। अपर पैलेयोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, तो इसमें आता है बेलन वैली। ठीक है, बेलन वैली आता है, फिर भीमबेटका आता है। ठीक है, भीमबेटका लोअर पैलेयोलिथिक साइट्स भी है और अपर पैलेयोलिथिक साइट्स भी है। उसके बाद आता है रेणुगुंटा। रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद आता है मुच्चतला चिंतामणि गवी, ये आंध्र प्रदेश में है। मुच्चंता चिंतामणि गवी। ठीक है, तो ये आगे लोअर मिडिल एंड पैरेलिथिक साइट्स। तो भीमबेटका आपने याद कर लेनी है, भीमबेटका साइट्स है। फिर रैनीगुंटा है। मिडिल पैरेलिथिक साइट्स में नेवासियन कल्चर है। ठीक है, लोअर में आ जाती है डिडवाना है ना, भीमबेटका डिडवाना है। सोन वैली है। ठीक है, मिडल में पड़ा हमने निवासियन कल्चर। और अपर पैलेयोलिथिक में आता है भीमबेटका आता है, और रेनीगुंटा चिंतामणि गेवी। उसके बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ, देन कम्स मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में कौन कौन सी ऐसी जो है साइट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बघोर, आपने याद रखना है। बघोर है, तिलवाड़ा है। ठीक है, लंजनाथ है। और देखते हैं, अब देखिए भीमबेटका। भीमबेटका लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में भी आ रहा है, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में भी आ रहा है, और मेसोलिथिक पीरियड में भी आ रहा है। ठीक है, भीमबेटका हो गया। फिर आपने याद रखना है आदमगढ़। ठीक है। फिर उसके बाद आता है और साइट्स आती हैं सराई नहर राई। ठीक है, मोरहाना पहाड़। ओके। फिर उसके बाद आता है चुपानी मैंडो। ओके। तो ये आ गई आपकी मेसोलिथिक साइट्स। फिर उसके बाद शोरपुर दोब आता है, तेरी साइट्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपने साइट्स आपने इनकी याद रखनी है, मेसोलिथिक साइट्स। अब मेसोलिथिक साइट्स की हम बात करें तो आप याद करो, बगोर आता है, बगोर, तिलवाड़ा एंड लंजनाथ। भीमबेटका आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आदमगढ़। उसके बाद आता है मुरहाना पहाड़, सराई नहर राई, चुपानी मैंडो। ठीक है, सराय नहराई चुपानी मैंडो। और उसके बाद आता है आपका शोरपुर दोब एंड टेरी साइट्स। ये सारी की सारी मेसोलिथिक साइट्स हैं। और इसके बाद देखते हैं मेसोलिथिक साइट्स हो गया। अब देखते हैं नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। नियोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें, तो इनमें आता है बेलैंड वैली। बेलैंड वैली, ठीक है, नियोलिथिक साइट है। और कोल्डी हवा एंड महागढ़ा, ये भी नियोलिथिक साइट्स है। बुर्ज बुर्ज होम, ये भी नियोलिथिक साइट्स है। बिरहाना कल्चर, बिरहाना कल्चर भी एक नियोलिथिक साइट है। ओके। देन बेलन वैली है, फिर बुर्ज होम है, देन बिराना कल्चर है। ठीक है, चिरांड है जो कि बिहार में है। ठीक है। और उसके बाद डाउ जाली हेडिंग है आसाम में। ठीक है, तो ये सारे नियोलिथिक कल्चर्स की साइट है। तो बेलन वैली है।
चिरांड है, डाउजाली हेडिंग है, देन बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, महा महागढ़ा है। और ये सारी साइट्स हैं न्यूलिथिक पीरियड की। तो क्विक रिवीजन हम करते हैं। पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं? पैलियोलिथिक साइट्स में आता है सोन वैली आता है, ठीक है, और देन भीमबेटका आता है, ठीक है। उसके बाद निवासहीन कल्चर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में आता है। देन अपर पैलियोलिथिक पीरियड में फिर मैंने आपको बताया था भीमबेटका आता है, ओके। और उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड्स की साइट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी आती हैं? बगौर है, तिलवाड़ा है, रंजनाथ है, ठीक है, ये मेसोलिथिक साइट्स हैं। फिर उसके बाद आती हैं चुपानी मैंडो है, मुरहाना पहाड़ है, ओके, भीमबेटका है, ठीक है। ये सारी है मेसोलिथिक साइट्स। उसके बाद नियोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें, बुर्जगोम है, चिरांड है जो कि बिहार में है, डाउजली हेडिंग्स है जो कि असम में है। तो ये सारी साइट्स आती हैं नियोलिथिक पीरियड्स की, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एथनिसिटी क्या होती है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, अनरेस्ट क्यों है ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में, रीजनलिज्म क्या है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है, सीडो ट्राइबलिज्म है, सोशल चेंज है अमंग द ट्राइब्स ड्यूरिंग कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके गाइस। देन हमें इसमें हम चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ये लीजिए, इसमें आ जाइए। अब एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एथनिक एथनिक ग्रुप, तो जिनकी एक कॉमन हिस्ट्री है ना, लैंग्वेज है कॉमन, ट्रेडिशन है कॉमन, ओके। तो लेकिन किसी कारणों के तहत वो अनअटैच्ड हो गए हैं, अपरूटेड है टू ए होमलैंड, दैट इज एथनिक ग्रुप। तो आपको समझ में आ रही है बात? एक ऐसा ग्रुप, लोगों का ग्रुप है जिनका, जो कि एक हिस्ट्री शेयर करते हैं कॉमन, ओके। देन ट्रेडिशन उनका कॉमन है, लैंग्वेज उनकी कॉमन है, लाइफस्टाइल उनका कॉमन है, ओके। तो ठीक है। तो अब जैसे बात करें हम एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के लिए अप्रोचेस क्या क्या हैं? फॉर एग्जांपल एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है क्या? एथनिक बेसिकली एथनिक ये प्रॉब्लम जो है ना एथनिक कन्फ्लिक्ट की, एक सीरियस वन है, क्योंकि इसने अफेक्ट किया है इंडिया को।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को इफेक्ट किया है, पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को इफेक्ट किया है। अब जो इंसर्जेंसी है उसका कारण भी माना जाता है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। तो एथनिकसिटी की वजह से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई हैं। फॉर एग्जांपल डीएमके एमरजेंस कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। शिरोमणि अकाली दल है वो कहाँ हुई है इमर्ज? वो हुई है पंजाब में। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं बोडोस में आदिवासी आदिवासी क्लैश हम देखते हैं इनमें। ठीक है। तो ये सारा एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही ये सारा हुआ है। अब जैसे पंजाब में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है। तो कश्मीर में भी जो कन्फ्लिक्ट है कहा जाता है कहीं ना कहीं वो एथनिक उसका बेस है। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए जो खालिस्तानी मूवमेंट है, तो अ, वो एक एथनिक ओरिएंटेशन है उसकी। कश्मीर में जो है फंडामेंटलिज्म है, फंडामेंटलिस्ट्स है, तो वो भी एक ओरिजिन है एथनिक कन्फ्लिक्ट। तो अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर लें, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उसमें अभी जो है वो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें अगर हम कास्ट करें रीज़न क्या है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्यों है वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट, तो बड़े सारे रीज़न है। ठीक है ना। तो रीजनल इश्यूज हैं, है ना। तो क्योंकि लीगल माइग्रेशन जो हुई है अलग बाकी जो आसपास की जो कंट्रीज हैं उसकी वजह से भी, ठीक है, वेरियस कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और वो डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी की। तो नेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें तो रेशियल डिफरेंसेस है इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। वो फील करते हैं एलिनेटेड क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है इंडिया के साथ। तो ये कारण है एक एथनिक कन्फ्लिक्ट के। तो उसके बाद ठीक है, तो ये एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स किस किस स्टेट्स में है? पंजाब में है। और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है क्योंकि वो इंडिया से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। वहाँ पे बांग्लादेश से इंसर्जेंसी हो रही है, अदर कंट्री से इंसर्जेंसी, वहाँ से इलीगल माइग्रेशन हो रही है, तो उनमें क्लैशेस हो रहे हैं। तो क्लैशेस की वजह से वो डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, वो कनेक्टेड नहीं है कंट्री के साथ। तो उसके बाद एक और आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में है एथनिक कन्फ्लिक्ट का कारण। तो ठीक है, वहाँ पे वायलेंसेस होते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे पार्टीज का एमरजेंस होना, जैसे डीएमके का एमरजेंस हुआ तमिलनाडु में और दूसरा जो अकाली दल का एमरजेंस हुआ पंजाब में। तो ये एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी यहाँ पे। ओके। अब देखिए जो अनरेस्ट है, वो अनरेस्ट क्यों है ट्राइबल कम्युनिटीज में? ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज में अनरेस्ट के रीजन क्या क्या है? रीजनलिज्म है उनमें। ठीक है ना। तो क्या क्या कारण है अनरेस्ट होने का? तो उसमें एक तो ये है कि नॉन ट्राइबल्स के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है वो इतना सही नहीं है, क्योंकि जो है इनकी एक्सप्लोइटेशन बड़ी ज़्यादा हुई है बाय द नॉन ट्राइबल्स। तो हिंदू सोसाइटी के साथ जो है इनको जैसे ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम अगर ये हम बात करें तो ये इनको एक लोअर पोजीशन पे ये अपने आप को फील करते हैं। तो उसकी वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है। ठीक है। और डेमोग्राफिक जो है वो इम्बैलेंस है।
जैसे ट्राइब्स सच एज दोस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऑफ द वो ऑफन कंप्लेन करते हैं कि नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो उनके एंसेस्ट्रल होम्स पे कब्जा कर रहे हैं, तो और वो खुद अपने रीजन में ही मिनॉरिटी बन रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस है, ठीक है, अर्बनाइजेशंस हैं। तो जो मॉडर्न फोर्सेस हैं, तो मॉडर्न फोर्सेस की वजह से कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी एक्सप्लॉयटेशंस हुई है, ट्राइबल्स के रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट हुए हैं, वो अपने आप को लैंड एलिनेशन फील करते हैं, वो डिस्प्लेस्ड हैं और इन्फ्लक्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल झारखंड मूवमेंट, वो झारखंड मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की रीजन्स की जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे, ठीक है, उनके मिनरल्स रिसोर्सेस थे, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन बेनिफिट्स को उनको नहीं मिला, तो इसकी वजह से झारखंड मूवमेंट हुआ। तो उनमें यह है कि अनफेयर ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी एक रीजन है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये अनरेस्ट है, ठीक है। कल्चरल ओरिएंटेशन, तो इनका है कि कल्चरली ये डिफरेंट है, इनका डाइवर्स कल्चरल ओरिएंटेशन है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनसे अलग है। तो जो ठीक है, तो इसकी वजह से भी इनमें जो है अनरेस्ट है। तो क्या क्या कारण है अनरेस्ट के ट्राइब्स में? एक तो एंट्री हो जाना नॉन ट्राइबल्स की ट्राइबल रीजन्स में, ठीक है। और एक और रीजन है इनके अनरेस्ट का, और अ, वो है अम, वो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, इनका कल्चर डिफरेंट है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज का कल्चर है इनका कल्चर डिफरेंट है। तो ये भी एक कारण है अनरेस्ट का। और आपने सुना होगा झारखंड मूवमेंट के बारे में। झारखंड मूवमेंट का जो हुआ था, बेस था, वो यही था कि रिसोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉरेस्ट के मिनरल रिसोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट बेनिफिट जो है वो ट्राइबल्स को नहीं मिला जा रहा है, उल्टा ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो ये भी एक सेंस, ये भी एक रीजन है अनरेस्ट का। और अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऐसा वो मानते हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ट्राइबल्स जो है वो भी मानते हैं कि उनकी तरफ जो नॉन ट्राइबल्स हैं, तो उनकी तरफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का ज़्यादा है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी है, तो उनके एरियाज में जब नॉन ट्राइबल्स लोग आते हैं तो वो अपने ही एरिया में ऐसे फील करते हैं माइनॉरिटीज। तो डेमोग्राफिक इनबैलेंस भी एक कारण है, ठीक है। और हिस्टोरिकल जो उनका एक्सपीरियंस है विद द नॉन ट्राइबल्स, वो भी ना सही नहीं है। तो ये भी एक कारण है ट्राइबल अनरेस्ट का। तो अगर हम बात करते हैं रीजनलिज्म, रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म होता है इनसाइडर आउटसाइडर जैसा थॉट प्रोसेस। क्या होता है इनसाइडर आउटसाइडर थॉट प्रोसेस? तो तो रीजनलिज्म क्या होता है कि ये अपने रीजन्स के लिए लॉयल्टी टाई करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो रीजनलिज्म बेसिकली ए सेंस ऑफ यूनिटी है, एक सेंस ऑफ टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन में वो रह रहे होते हैं उनके लिए एक सेंस ऑफ यूनिटी हो जाना, क्योंकि वहाँ की एक कल्चर उनका अलग है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो रीजनलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, जो रीजनलिज्म के मूवमेंट्स के टाइप्स हैं। पहले आता है सेशन सेशनिज्म। सेशनिज्म क्या है? ये भी एक रीजनलिज्म है। तो ये क्या डिमांड करते हैं, जो वेरियस ग्रुप्स हैं जिसको हम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं सेपरेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। तो एथनिसिटी की वजह से अनरेस्ट भी है और रीजनल मूवमेंट्स भी है, जैसे सेशनिज्म है। सेशनिज्म सेशनिज्म जो है वो एक किस्म का वो है, रीजनलिज्म है, फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है। तो वो एडवोकेट करते हैं सेपरेशन फ्रॉम द इंडिया,
ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा है इसका रीजनल मूवमेंट का, वो है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म बोलता है कि सेपरेट स्टेटहुड वो डिमांड करते हैं विद इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनको चाहिए सेपरेट स्टेटहुड। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, रीसेंट एग्जांपल, जैसे रीसेंट तो नहीं, इन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड जो बना है, उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, तेलंगाना बना है, दैट इज सेपरेटिज्म। देन डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, लाइक ये भी एक डिमांड है फुल स्टेटहुड की, लाइक एनसीटी ऑफ दिल्ली डिमांड कर रहे हैं कि हमें फुल स्टेटहुड दी जाए। ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, लाइक तमिलनाडु में डीएमके है, पंजाब में अकाली दल है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है। ठीक है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जेएनके में। वेस्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो ये डिमांडिंग कर रहे हैं कि ज्यादा पावर्स हो हमारी स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को पावर शेयरिंग में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो ये भी एक डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी भी एक फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है। ठीक है। और रीजनल ऑटोनॉमी की भी डिमांड करते हैं विद इन ए स्टेट। ओके। तो लद्दाखी सारे डिमांडिंग रीजनल स्टेटस। तो ये है टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म मूवमेंट। और रीजनलिज्म बेसिकली है क्या, एक किस्म का अटैचमेंट है टुवर्ड्स वन ऑन रीजन, क्योंकि उनका एक अपना लैंग्वेज है, यूनिक कल्चर है। तो सेपरेटिज्म एक वन फॉर्म है, देन सेशनिज्म एक अनदर फॉर्म है, देन ऑटोनॉमी एक अनदर फॉर्म है। ठीक है। सेशनिज्म है कि सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट हो जाना इंडिया से। दूसरा है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म बोलता है कि हमें सेपरेट जो है वो स्टेटहुड दे दीजिए विद द इंडियन यूनियन। ठीक है। तीसरा है डिमांड फुल स्टेटहुड। स्टेटहुड की डिमांड करते हैं जो यूटी से, वो कहते हैं कि हमें फुल स्टेटहुड बना दीजिए। ऑटोनॉमी की डिमांड है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो ये सारे रीजनल मूवमेंट्स हैं। ठीक है। रीजनल मूवमेंट्स। उसके बाद फिर अब ये देखिए कि फैक्टर्स क्या क्या है इसके लिए। फैक्टर्स फैक्टर्स ये है कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी उनके ऊपर, लैंग्वेज या आइडियोलॉजी उनके ऊपर थोपी जा रही है, इम्पोज किया जा रहा है, तो उसके लिए वो आगे उसके अगेंस्ट वो अपनी वॉइस रेज करते हैं। दूसरा है एक पर्टिकुलर ग्रुप का डोमिनेट करना, और पावर जो है वो चाहे पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इन देयर हैंड, तो वो फीलिंग आ जाती है रीजनलिज्म की। ठीक है। क्योंकि अब जो बोडोलैंड मूवमेंट है, इसमें एग्जांपल देता हूँ, एक बोडोलैंड मूवमेंट जिसमें जो कल्चरल डोमिनेंस है एक ग्रुप, वो इसमें है बोडोलैंड मूवमेंट। किया किसने? जब बोडोस ने कंप्लेन किया कि असमीज और बंगालीज की डोमिनेंस को उसने का कंप्लेन किया, तो और उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस रीजन हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये बोडोलैंड वो सोवरेन स्टेट मानते हैं, क्योंकि वो बंगालीज और असमीज वो है ना, वो मानते हैं डोमिनेंट। तो और उनका ये डिजायर है कि हम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम से वो मानते हैं कि वो ज्योग्राफिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली वो आइसोलेशन में है। ठीक है। तो जैसे नागास का जो सेशनिस्ट मूवमेंट है, वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ स्ट्रॉन्ग नागा एथनिक आइडेंटिटी। नागास अपने आप को हिस्टोरिकली, कल्चरली वो डिफरेंट मानते हैं, वो इंडियन सोसाइटीज को अपने आप को मानते ही नहीं है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो लो साइडेड डेवलपमेंट है, फिर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, और बैकवर्ड एरियाज हैं लोग उधर के। ठीक है। तो रीजनल एलीट, जो रीजनल एलीट है वहाँ की, वो कैप्चर पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे अकाली दल है, तो नेशनल, तो ये सारी पार्टी जो है वो पावर कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये एमएन श्रीनिवासन ने कहा है कि रीजनलिज्म जो है वो मल्टी डायमेंशनल इशू है। तो इसको सिंपथी के साथ केयर करना बहुत जरूरी है, सिंपथी के साथ, केयर के साथ, अप्रिशिएशन, और उनको अप्रिशिएट करना है उनकी एस्पिरेशंस हैं। ठीक है।
तो अब ये है कि अब जो उनके एस्पिरेशंस है उनको अकोमोडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब नीति आयोग जो है वो इसके लिए वो पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करता है। ओके। तो ये सब चीजें हैं रीजनलिज्म एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। क्यों है रीजनलिज्म, क्यों है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी? अगर हम इसको नटशेल अगर हम देखें, तो रीजनलिज्म अपने कल्चर उनका अलग है, उनको वो अपने आप को मानते हैं कि हम वो हैं, हम डिफरेंट हैं, हम हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा रीजन डिफरेंट है। तो वो डिमांड करते हैं स्टेटहुड की। तो इसके लिए डिफरेंट रीजनल मूवमेंट्स है, जैसे सेशनिज्म एक रीजनल मूवमेंट है, एक सेपरेटिज्म एक रीजनल मूवमेंट है, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड मिलना एक रीजनल मूवमेंट है। तो ये डिमांड ये, क्योंकि इनका इनका ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं कि उनको वो अपने आप को एक मानते हैं कि हमारा यूनिक कल्चर है ना, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हम डिफरेंट है। तो और दूसरा जो एक डोमिनेंट एक ग्रुप का डोमिनेंट हो जाना और वो अपनी आइडियोलॉजी उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं और वो डिमांड करते हैं रीजनलिज्म की। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक एक सिंपैथी और केयर के साथ और उनकी एस्पिरेशंस को, जो रीजनल मूवमेंट्स के एस्पिरेशंस है, उनको अकोमोडेट करना जरूरी है। नीति आयोग है और वो एक इसके लिए कार्य कर रही है, क्योंकि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करती है, जिसमें पावर्स जो है वो शेयर ऑफ पावर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टेट्स को पावर्स देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल्स के लिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करके हम इनके जो रीजनलिज्म का इशू है वो एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको एक्सप्लोइटेशन एक रीजन है ना। तो इनको यूनिक कल्चर है, इनका आइडेंटिटी इनकी यूनिक है। तो ये सारा है, हमने बात की रीजनलिज्म एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ठीक है। इससे पहले हमने अनरेस्ट की बात की, अनरेस्ट फ्रॉम अमंग ट्राइबल स्टडीज, क्यों है अनरेस्ट? ओके। तो अब हम बात करें कि सोशल चेंजेस। अब क्या क्या सोशल चेंजेस आए ट्राइब्स में ड्यूरिंग कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, ये है। अब हम बात करते हैं कि हिंदुज्म का, हिंदुज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर? क्या इम्पैक्ट पड़ा? और दूसरी जो रिलीजन कम्युनिटीज है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर? ठीक है। अब देखिए, जो ट्राइबल रिलीजन है इंडिया का, वो उनमें क्या है, वो एक इग्लिटेरियन सोसाइटी है ट्राइबल्स। आगे बढ़ते हैं इसके अब, ठीक है। तो कंपैरेटिव इम्पैक्ट क्या है बुद्धिज्म का, हिंदुज्म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर? तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आएगा, आप देखिए, अब हिंदुइज्म जो ट्राइब्स जो थे ना इंडिया में, तो उन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ट्राइबल रिलीजन की बात करें हम, तो ट्राइबल रिलीजन जो है वो उसमें वो पेड़ की पूजा करते हैं, सैक्रेड या फिर सैक्रेड एनिमल की वो वर्शिप करते हैं। ठीक है। तो वो उनका वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो ट्राइबल रिलीजन वो स्पिरिट्स में बिलीव करते हैं। ओके। अब देखिए, अब हिंदुइज्म जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है पूरे वर्ल्ड का, वन ऑफ द, है ना। तो अब 90% जितने भी वर्ल्ड के हिंदूज हैं वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है। तो अब थर्ड रिलीजन भी है इंडिया का पूरे वर्ल्ड का, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद हिंदुइज्म जो है वो थर्ड रिलीजन है वर्ल्ड का। ठीक है। तो इसके जो है वो
4000 साल पुराना जो इसके कस्टम्स जो रूट्स हैं वो पुराने हैं इतने। तो बेसिकली होता क्या है कि ट्राइब्स जो हैं इंडिया में उन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया है, क्यों? क्योंकि कल्चरल असिमिलेशन की वजह से। अब बड़े सारे ट्राइब्स हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदू कल्चर में अडॉप्ट किया है, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से, इंटर मैरिजेस की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। ओके, तो जैसे भिल ट्राइब है, भिल ट्राइब जो है वो हिंदू कल्चर में असिमिलेट हो गए हैं। अब जैसे सोशल मोबिलिटी है, अब क्या होता है कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइब्स, ताकि एक बेटर सोशल स्टेटस उनको मिल पाए। ओके, जैसे कोंद ट्राइब है, तो कोंद ट्राइब बेसिकली सेंट्रल इंडिया में रिजाइड करता है। तो वो सोशल मोबिलिटी उन्होंने एक्सपीरियंस की, कैसे? हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया। ओके, तो मिशनरी एक्टिविटीज हैं, हिंदू मिशनरीज हैं, सेंट्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, तो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे सेंट्रल ट्राइब है, उन्होंने क्या किया है, तो हिंदू मिशनरीज के कांटेक्ट में आके हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो इन के बार इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, लैंड के बेनिफिट मिलता है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हिंदुइज्म में साथ। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो हिंदुइज्म के जुड़ने से मिलते हैं, उनका बेनिफिट लेने के लिए वो जुड़ जाते हैं। पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स, तो अब जैसे हिंदू रूलर होगा या पॉलिटिकल एंटाइटीज है जो, तो उन्होंने भी हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने में ठीक है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो बेसिकली अब रूलर्स ने क्या किया, एनकरेज किया, जहाँ एनफोर्स किया ट्राइब्स को कि वो कन्वर्ट हो जाए हिंदुइज्म में, ताकि पॉलिटिकल कंट्रोल हो सके उनके ऊपर। ओके, तो जैसे अहोम ट्राइब है, वो बेसिकली है वो असम से, तो हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारे चीजें हैं। बिश्नोई ट्राइब है राजस्थान के, ठीक है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, लेकिन वो क्या करते हैं, लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, है ना? तो और वेजिटेरियन होते हैं वो, और वो भी काफी, तो अडेप्टेशन। तो हिंदुइज्म एज ए बिलीफ है सिस्टम, इसमें रिचुअल्स हैं बड़े सारे। तो बेसिकली ट्राइब्स ने भी कुछ ट्राइब्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, जिनके रिचुअल्स जो है वो अलाइन करते थे हिंदू रिचुअल्स के साथ, जैसे बिश्नोई ट्राइब है, ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी, हिंदुइज्म का इनका इम्पैक्ट पड़ा, कल्चरल एसिमिलेशन से इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एसोसिएट है हिंदू रिलीजन के साथ, कल्चरल एसिमिलेशन की वजह से हुआ, ये सब चीज इम्पैक्ट हुआ। पॉलिटिक्स पावर डायनेमिक्स की वजह से कन्वर्ट हो गए। ओके, अब इम्पैक्ट क्या हुआ देखिए। हिंदू एन के बोस ने क्या कहा, पेपर लिखा था, तो उसमें इन्होंने कहा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि कैसे इम्पैक्ट पड़ा, हिंदू सोसाइटी ने कैसे इम्पैक्ट डाला ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर। तो आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। ओके, अब कुछ, क्योंकि कुछ ट्राइब्स जो है वो हिंदू वर्ना स्ट्रक्चर में असिमिलेट हो गए। ओके,